पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का बिज़नेस कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस टॉपिक पे पार्ट 1 में मैंने ब्रीफ किया था कि 28 स्टेप्स मैंने डिवाइस किए हुए हैं। अगर आप तमाम 28 स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑपरेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट की एक ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट कर चुके होंगे। ऑडिट व्यू पॉइंट से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के व्यू पॉइंट से, बैंकिंग चैनल के हिसाब से और इंडस्ट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस हिसाब से आप एक कंप्लीट एक्सरसाइज कर चुके होंगे और कंप्लीट ट्रांजैक्शन कर चुके होंगे। और इस तरह से आप आगाज़ भी ऐसे कर चुके होंगे कि जिसकी एक फाउंडेशन अच्छी बन चुकी होगी, क्योंकि फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते। फाउंडेशंस वीक हुए तो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कभी नहीं बन सकती। तो पहले जो वीडियो मैंने बनाई उसमें मैंने 6 स्टेप्स आपसे शेयर किए थे, और 6 स्टेप्स जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का बिज़नेस करने के लिए आप लीगली जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी रजिस्ट्रेशंस हैं, वो प्रोसेस आप कंप्लीट कर चुके होते हैं। ऑनवर्ड फिर अब जब आप बिज़नेस करेंगे तो फिर अगर गवर्नमेंट को इंसेंटिव देती है उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और कोई ऐसा नोटिस आपको नहीं रिसीव होएगा कि आपने कोई लीगल रिक्वायरमेंट या रजिस्ट्रेशन जो लाजमी थी या मैंडेटरी कोई रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफ़िल नहीं की, अगर आप इन स्टेप्स को इन ट्रू सेंस कंप्लीट कर लेते हैं और सही डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। अभी हम ऑनवर्ड्स देखते हैं कि चूँकि मैंने अर्ज़ किया था 28 स्टेप्स हैं जो मैंने रिवाइज़ किए हुए हैं, जो मैंने अपनी बुक पे, जिस बुक का नेम है कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, वन एंड द ओनली बुक इन पाकिस्तान, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल अप्रिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड तमाम जितने बड़े वेल रिनाउंड इदारे हैं पाकिस्तान के, तमाम इदारों से अप्रिसिएशन हो चुकी हुई है। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में सारे मैंने काउंटर्स दिए हुए हैं। जो स्टेप 7 क्या है? सर्च फॉर बायर्स और इम्पोर्टर्स। आपने अगर एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है तो उसकी एसेंस है आपके पास कस्टमर्स भी होने चाहिए, आपके पास बायर्स होने चाहिए। कस्टमर्स नहीं है तो फिर आप बिज़नेस का एक है, क्योंकि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस का मतलब है ट्रांजैक्शंस होंगी और आपको प्रॉफिट भी आना चाहिए। प्रॉफिट के लिए आप काम कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, एनजीओ तो नहीं चला रहे। तो बिज़नेस के लिए आपको जो कस्टमर्स हैं जो सर्च करने हैं, इंपोर्टर्स की जो तलाश करनी है, वो कहाँ से की जाए, कैसे की जाए, और ये कैसे पता चलेगा कि ये कस्टमर जेन्युइन है, ये जस्ट सैंपल्स लेके भाग जाएगा या आप को अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकता, अच्छा बिज़नेस नहीं दे सकता। इन सारे सवालों के जवाब के लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैं कल भी अर्ज़ किया था कि जितने भी ये स्टेप्स हैं 28 स्टेप्स, हर स्टेप से अलहदा से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो डिटेल में फिर डिस्कशन होएगी उसमें। अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ 28 स्टेप्स का। तो स्टेप 7 सर्च फॉर बायर्स और इम्पोर्टर्स, एंड देन स्टेप 8 इज़ क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल बायर। ऐसे कौन से क्लाइंट्स हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं, वो अभी तो आपके कस्टमर्स नहीं बन सकते, अभी तो वो कस्टमर्स नहीं हैं, तो फ्यूचर में वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड भी क्लाइंट्स बन सकते हैं, उन पे फोकस किया जाए। देन स्टेप 9 सिलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट चैनल।
चैनल से क्या मुराद है कि आपने डायरेक्ट कस्टमर से डीलिंग करनी है या आपने बीच में कमीशन एजेंट, कोई कंसल्टेंट, कोई बीच में ऐसा मीडियम चैनल रखना है जो आपकी डीलिंग कराएगा। तो ये आपने डिसीजन लेना है। और उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि अगर एग्रीमेंट करना है तो किस तरह से करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कितने अरसे के लिए होना चाहिए, इस पे भी वीडियो अलग से बनाऊंगा। स्टेप 10 पे आ जाएं। स्टेप 10 इज़ इंट्रोडक्शन लेटर सेंडिंग टू इम्पोर्टर। जब आप रूटीन में भी किसी से मिलते हैं तो पहला स्टेप यही होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो यही चीज़ बिज़नेस में भी है। बिज़नेस में आप फर्स्ट टाइम किसी क्लाइंट से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो आपने इंट्रोडक्शन नहीं देना, तो उसके लिए एक लेटर डिज़ाइन कर लिया जाए। जब भी किसी नए कस्टमर्स को या पोटेंशियल कस्टमर को आप वो प्रेजेंट करना चाहें, अगर आप फिज़िकली उससे मिलें तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फिज़िकली ना मिलें, आपने उसको ईमेल करना हो या फिक्स करना हो या किसी भी वे से वहाँ तक लेटर पहुँचाना हो, तो लेटर में क्या पॉइंट्स हैं जो द मोस्ट क्रूशियल होते हैं, क्योंकि रूटीन की लाइफ में जो इंट्रोडक्शन देना है वो, और बिज़नेस डीलिंग के लिए, बिज़नेस क्लाइंट से बात करने के लिए जो इंट्रोडक्शन लेटर है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है। किन को बातों का ख्याल रखना होता है, क्या लेटर होना चाहिए, बल्कि लेटर तो मैंने इसका ड्राफ्ट स्पेसिफिक बना के बुक में लगा दिया है। इस पे भी वीडियो मैं बनाऊंगा, वो लेटर सारा ब्रीफ करूंगा कि किन पॉइंट्स पे आपने फोकस करना होता है, क्योंकि लेटर बना देना ही काफ़ी नहीं है। लेटर उन असूलों के मुताबिक बने जो इस वक्त आपके बिज़नेस के लिए नेसेसरी हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते और उन रूल्स के मुताबिक लेटर ड्राफ्ट नहीं होता, तो फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बजाय नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है। देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है 11, इंक्वायरी लेटर रिसीविंग फ्रॉम इम्पोर्टर। कि जब आपने इंट्रोडक्शन लेटर भेजा इम्पोर्टर को, तो इम्पोर्टर फिर आपको इंक्वायरी भेजता है, और इंक्वायरी वो तभी भेजेगा अगर आप का तीर निशाने पे लगा है। क्या मतलब, आपने किसी ऐसे क्लाइंट को, ऐसे कस्टमर को लेटर लिखा है जो आप से डायरेक्ट रिलेटेड है और उसको आपके साथ बिजनेस करना कंफर्ट लेवल पे लेके आ रहा है और विन विन सिचुएशन है, तो फिर ही इंक्वायरी लेटर आएगी और फिर ही उसके साथ इंक्वायरी के साथ ऑनवर्ड चलने का बेनिफिट हो सकता है। तो इंक्वायरी लेटर जो हैगा उसका स्पेसिमेन भी मैंने बुक में लगा दिया है, उसको भी डिटेल में देखेंगे। अब इंक्वायरी लेटर आ गया तो फिर अगला स्टेप होता है कोटेशन लेटर फ्रॉम एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर। अब देखिए, अब आपके पास इंक्वायरी लेटर आ गया है। अब इंक्वायरी आई है तो वहाँ पे आपने कुछ डिसीजन लेने होते हैं कोटेशन लेटर भेजते हुए, क्योंकि कोटेशन भेजना ही अहम नहीं है। अहम क्या है, कोटेशन भेजी जाए तो किस टाइम फ्रेम पे भेजी जाए और कोटेशन में किन बातों का ख्याल रखा जाए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग कोशिश करते हैं कि रात को लेट आवर्स में भी कोई इंक्वायरी आ गई है तो उसका रिप्लाई दे के सोएं, यानी कोटेशन दे के ही सोएं। और कई दफ़ा ऐसे भी हो जाता है, मेरे साथ पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने कोटेशन दे दी
और फीडबैक ही आई, ऑर्डर कंफर्म हो गया। लेकिन ऑर्डर कंफर्म होने के बाद जब प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग के बाद जब ट्रांजैक्शन हुई, उस वक्त कॉस्टिंग की गई तो पता चला कि कोटेशन ही गलत गई थी। लेट आवर्स में इंक्वायरी रिसीव हुई थी, सोने से पहले कोशिश की कि आज ही कोटेशन दे दें, ये ऑर्डर हमें ही मिल जाए, किसी और को ना मिले। तो उस वक्त कॉस्टिंग जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसकी बेस पे ही कॉस्टिंग करके तो कोटेशन भेज दी गई। अपडेटेड रेट्स नहीं लिए गए, अपडेटेड रेट्स जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कंसिडर नहीं किया गया। तो आज के दौर में तो आपको पता है कि जो रेट्स हैं कितनी स्पीड से चेंजेस आ रही हैं, एक्सचेंज रेट में कितनी स्पीड से चेंजेस आ रही हैं। ओशन फ्रेट्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी, मैं इनको ट्रेडिंग पार्टनर्स बोलता हूँ। आप एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो जितने भी वेंडर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, सर्विस प्रोवाइडर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, मैं सब इनको ट्रेडिंग पार्टनर्स कहता हूँ। सबसे आप के जो एग्रीमेंट्स हैं, जो रेट्स हैं, जो चार्जेस हैं, जब कोटेशन आप भेजें तो आपको रिव्यू कर लेना चाहिए कि आप जो करंट सिनारियो है उस सिनारियो में आप जब कोटेशन दे रहे हैं तो क्या वो सारे रेट वैलिड हैं, वो प्राइसेस, वो चार्जेस सारे वैलिड हैं, फिर ही कॉस्टिंग करें, फिर प्राइस ऑफ़र करें। और कोटेशन देते हुए एक दो पॉइंट्स मैं उस वक्त जैसे जहाँ मैंने इसका ड्राफ्ट दिया हुआ बुक में, वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, डिटेल में बाद में करूँगा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बड़े क्रूशियल हैं, बड़े ही अहम पॉइंट्स होते हैं कोटेशन में। वो चीज़ें लाजमी कंसिडर करनी चाहिए और उनका जिक्र भी करना चाहिए। और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कोटेशन में तो ना लिखी हैं लेकिन कोटेशन भेजने से पहले उन चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए। ये जब वीडियोस आती जाएंगी मेरी वन बाय वन, तो वन बाय वन ईच पॉइंट पे मैं वो भी एलेबोरेट करूँगा। तो अभी तक आज के लिए यहीं पे क्लोजिंग करते हैं। अब डिटेल में मेरा मशवरा है कि आप ये बुक जो वन एंड ओनली बुक इन पाकिस्तान, कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, ये ऑर्डर दें। जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये मेरी टीम है, पब्लिशर्स हैं, आप इनसे ऑर्डर दे के होम डिलीवरी ले सकते हैं बुक की। तो बुक थारोली स्टडी करें, थारोली स्टडी करें। फिर बुक के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी बनती है, कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मेरी टीम को भेजें। वो मेरी टीम डेली मुझे फीडबैक पहुंचती है, मैं उसकी बेस पे फिर फर्दर वीडियोस भी बनाता जाऊंगा। दोस्तों, कुछ लोग सोचते होंगे मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि मेरे लाइफ कोच ने मुझे ये एडवाइस किया हुआ है कि बेटा, जो कुछ भी नॉलेज हासिल की है, जो भी इल्म हासिल किया है, वो अपने सीने में दफन नहीं कर देना, सीने में लेकर दफन नहीं होना। तो दुनिया से रुखसत होने से पहले वो सारा इल्म, जितना भी नॉलेज इस दुनिया से आपने लिया है, वो इस दुनिया को ही दे के जाना है। आपने भी कहीं से सीखा है तो आपसे भी कुछ लोग मुस्तफ़ीद होने चाहिए। तो ये मैं सल्यूट करूँगा अपने लाइफ कोच को, वन एंड ओनली माय लाइफ कोच सुहेल सादिक साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोहिनूर मैपली ग्रुप। तो उनकी एडवाइस पे मैं अमल कर रहा हूँ। और उन्होंने भी मुझे एडवाइस इसलिए दी हुआ है कि जब उनकी गाइडेंस के साथ मैंने अपने मकसद हयात सेट किया था, खुशियाँ और इल्म बांटना, कि रोज़ सोने से पहले मैं अपना हिसाब खुद करता हूँ, आज के दिन में कोई खुशी और इल्म बांटा कि दिन खसारे में चला गया। तो ये मकसद हयात की फुलफिलमेंट हो रही है। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक के साथ मुझे मेरे मकसद हयात को पूरा होने में, उसकी कामयाबी में
उसकी तस्कीन में अल्लाह पाक के साथ मेरी मदद फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आप से लव कीजिएगा, पाकिस्तान से लव कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।